कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मंडल विरूपाक्षा के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इस मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। नोट गिनते गिनते अधिकारियों की पूरी रात निकल गई। तकरीबन 9 करोड़ रुपए निकले। ये नोट जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत विरूपाक्षा के पास थे। वे बीजेपी विधायक मडाल विरूपाक्षा के बेटे हैं। एफआईआर में विधायक का नाम भी शामिल है, क्योंकि छापा उनके घर और दफ्तर पर पड़ा था। विधायक मडाल विरूपाक्षा मैसूर संदल सोप बनाने वाली सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। आरोप है कि इसी कंपनी में सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें बीजेपी विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। Whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved, उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है, उसकी जांच हो रही है। किसने मांगा, किसने लिया, सब साफ होगा। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशांत, उसके सचिव और वो 3 लोग जो रिश्वत देने आए थे। And 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. विधायक मडाल विरूपाक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि लोकायुक्त की छापामारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह साजिश है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि इस मामले के बाद मुझ पर लोग शक करेंगे। इसीलिए मैं केसीडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब सब कुछ लोकायुक्त के सामने है। उनकी ओर से स्वतंत्र और न्याय संगत जांच होने दीजिए। ये किसका पैसा है, किसके लिए लाया गया है, ये सारी बातें सामने आने दीजिए। सच सामने आना जरूरी है, इसीलिए हमने लोकायुक्त को बनाया है। युवा कांग्रेस ने डीजीपी दफ्तर के सामने मोर्चा खोल दिया, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। कांग्रेस पहले ही बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाती आई है। सत्ता पक्ष के विधायक के घर पर छापामारी, उसके बेटे की गिरफ्तारी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी। कर्नाटक में लोकायुक्त अपने ऐसे ही निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है। यहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। क्या तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है? बिहार विधानसभा में बीजेपी ने दावा करते हुए सीधे नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। हालांकि इस पिटाई के जो वीडियो शेयर किए गए वो सब किन्हीं अन्य मामलों के पाए गए। तमिलनाडु पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। हालांकि अफवाहों का सिलसिला जारी है। डायरेक्ट हमसे बात किया है महोदय, और सारा इसका एक विशेष टीम गठित करके भेजें और जांच करा दें। बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को पीट कर भगाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर नीतीश का इस्तीफा तक मांग लिया। ये तमाम विषय को गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सर्वदलीय टीम पदाधिकारियों के साथ भेजें और हमारे जो बिहार के श्रमिक हैं, युवा हैं, उनको सुरक्षित लाने की व्यवस्था बने। नीतीश ने इस मामले में ट्वीट कर जांच की बात कही। बीजेपी के निशाने पर तेजस्वी भी रहे, जिन्होंने 1 मार्च को स्टालिन के जन्मदिन में हिस्सा लिया था। लेकिन तेजस्वी ने साफ तौर पर पिटाई की खबरों को अफवाह बताया। श्री शैलेंद्र बाबू, डीजीपी तमिलनाडु का बयान। मैं शैलेंद्र बाबू, पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल तमिलनाडु का प्रमुख बोल रहा हूं। बिहार में किसी ने ये कहते हुए एक झूठा
और शरारती वीडियो पोस्ट किया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया गया है। 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिस वीडियो का शायद हो सकता है आप जिक्र कर रहे हो। दोनों वीडियो झूठे हैं। ये दोनों घटनाएं काफी पहले त्रिपुर और कोयंबटूर जिलों में हुई थी। कोयंबटूर का वो स्थानीय निवासी केवल लोकल तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं। यह एक तथ्य है कि तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में बिहारी के प्रवासी श्रमिक पर हमला किया गया है। दरअसल बीते दिनों कोयंबटूर और तिरुपुर से कुछ वीडियो वायरल हो गए, इस दावे के साथ कि एक झगड़े के बाद वहां बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है। लेकिन जांच में वो वीडियो कुछ दूसरे मामलों के पाए गए। एक वीडियो बिहारी मजदूरों के आपसी झगड़े का निकला और दूसरा स्थानीय लोगों के आपसी टकराव का। तमिलनाडु पुलिस ने सख्ती से इन खबरों का खंडन किया। वो एक्चुअली न्यूज़ जो है उसमें ये है कि एक बंदा दिखाया जा रहा है कि जो उसको रोड पे नीचे बिठा के उसको पीटा जा रहा है और उसको मारा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई संभव, ऐसा कोई इशू या ऐसा कुछ तिरुपुर सिटी में हुआ ही नहीं है। इसके खिलाफ एक FIR आज रजिस्टर की जा रही है तिरुपुर सिटी में, और जो बंदा इस अफवाह को फैला रहा है उसका एड्रेस हम IP एड्रेस वगैरह ट्रेस करके, या अपना जो भी सोर्स है उससे ट्रेस करके उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अफवाहें अभी थमी नहीं हैं। रेलवे अधिकारी सतर्क हैं कि वहां से कोई भगदड़ तो नहीं हो रही। फिलहाल प्रशासनिक चुस्ती से हालात सामान्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बीजेपी के पूर्व विधानसभा सदस्य और मौजूदा विधान परिषद सदस्य सलिल बिश्नोई की पिटाई के मामले में कल यूपी की विधानसभा एक कोर्ट के रूप में तब्दील हो गई। सलिल बिश्नोई 15 सितंबर 2004 को डीएम का ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद समेत 6 पुलिस वालों पर उनके साथ बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगा। इसी मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा ने सभी पुलिस वालों को 1 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई। संसदीय कार्य मंत्री ने जब प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पास हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि कल की सदन के इस फैसले का संदेश दूरगामी होगा। सभी दोषी पुलिस वालों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रात 12 बजे तक रखा गया। घटना के 19 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। खास बात यह भी है कि सदन के इस फैसले को हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्णित परिस्थितियों एवं तथ्यों एवं विधिक संवैधानिक प्रावधानों के स्थिति में सभी माननीय सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाए गए दोषी अधिकारियों को कारावास की सजा दी जाए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्राय 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं और आज भर के लिए ये 1 दिन का आज भर के लिए इम्प्रिजनमेंट की कार्रवाई होगी। उधर उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। कल फिर से प्रशासन ने प्रयागराज में बुलडोजर चलाया। प्रयागराज के अहमदपुर सिरौली में माशुकुद्दीन के घर को तोड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बने इस घर का नक्शा पास कराने में फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई। माशुकुद्दीन की अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके पहले गुरुवार को सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर बुलडोजर चला, जो अतीक अहमद के सहयोगी बताए जाते हैं। प्रशासन के मुताबिक उसके घर का भी नक्शा पास नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए विधानसभा सदन में माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान किया। भरतपुर के घटीमा गांव के रहने वाले नसीर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक बलेरो जीप में मिले थे।
गिरफ्तारी होगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के घाटमीका पहुंच के ये वादे किए। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। दरअसल राजस्थान के लिए चुनौती ये है कि जुनैद और नसीर को जिन लोगों पे जिंदा जलाने का आरोप है वो सब हरियाणा के रहने वाले हैं और वहां जब राजस्थान पुलिस आरोपियों के धरपकड़ के लिए जाती है तो उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। जुनैद और नसीर 2 हफ्ते पहले अपने घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उनकी जली हुई लाशें एक बोलेरो में भिवानी में मिली थी। परिवार वालों का आरोप है कि हरियाणा के एक समूह ने उनकी हत्या की। ये समूह गौरक्षा के नाम पे वहां लोगों को पकड़वाता है और उनसे मारपीट करता है। राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को इस अपराध के लिए नामजद किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तार हो चुका है। कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है उसके माध्यम से पूरा केस जो है तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में, चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कोई कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता है लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। हैरत की बात यह है कि जिन 8 लोगों का नाम एफआईआर में है उनमें से 3 हरियाणा पुलिस के मुखबिर रह चुके हैं, जो पुलिस को गौ तस्करी की सूचना देते रहे हैं। जाहिर है इस केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है। मुख्यमंत्री से आग्रह ये भी था कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। मेवात में अशोक गहलोत ने नसीर और जुनैद के परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया। मैंने तय किया है कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे हम लोग। कुछ अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे। हाल ही में यहाँ ओवैसी का दौरा रहा है और उन्होंने इस अपराध के लिए दोनों कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है ऐसे में मुख्यमंत्री का इस इलाके में दौरा सियासी मायने भी रखता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। कोविड के दौरान मुंबई में 4,253 कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल देकर उन्हें जाने दिया गया था, लेकिन जब उन्हें जेल वापस बुलाया गया तो करीब 400 कैदी वापस ही नहीं आए। अब उनमें से 18 कैदियों को मुंबई पुलिस ने पकड़कर जेल पहुंचाया है, लेकिन अब भी 350 कैदी जेल के बाहर है। उनकी तलाश जारी है। देखते हैं सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने विशेष मुहिम चलाकर ऐसे 18 सजायाफ्ता मुजरिमों को पकड़ वापस जेल भेजा है, जो कोविड संक्रमण के दौरान विशेष तौर पर छोड़े गए थे, लेकिन जब जेल वापस जाने का वक्त आया तो भागने लगे। कोविड में जो कन्विक्टेड आरोपी थे तो पैरोल पे रिलीज किया गया था। कोविड खत्म होने के बाद उनको वापस जेल में रिपोर्ट करना था, तो रिपोर्टिंग हुआ नहीं। उसके बाद हमने पूरा लिस्टिंग इनका लिया है। लिस्टिंग के हिसाब से अपने सब पुलिस स्टेशन को हमने ये टास्क दिया था। इस स्पेशल ड्राइव में अभी तक तकरीबन 18 लोगों को हम पकड़ के वापस तो जेल में हम लोगों ने डिपोजिट किया है। तो काफी लोगों पे केस भी रजिस्टर किए। मुंबई और महाराष्ट्र की 20 जेलों में 35,000 के ऊपर कैदी हैं, जो जेलों की तय क्षमता से ज्यादा है। संक्रमण बढ़ने का खतरा देख भीड़ कम करने के लिए महाराष्ट्र की जेलों से कैदियों को घर जाने दिया गया था। साल 2020 में 4,253 सजायाफ्ता कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल दिया गया था, लेकिन वापसी के समय 400 के करीब गायब हो गए। मुंबई की जेल से भी 72 कैदी छोड़े गए थे, जिनमें से कुछ छुपे रह गए। इसलिए अब उन्हें वापस सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस को विशेष धरपकड़ अभियान चलाना पड़ा है। पहचान बदलकर छुपे कैदियों तक पहुंचने के लिए पुलिस कभी कुरियर बॉय तो कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाती रही। पुलिस के मुताबिक अब भी 350 के करीब फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसी मुहिम के साथ मुंबई पुलिस ने 193 जो फरार आरोपी थे, जिन्होंने की कुछ अपराध किया है लेकिन वो पकड़े नहीं गए, उनकी भी गिरफ्तारी की है। और साथ में 72 के करीब जो एब्सकॉन्डर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि मुंबई में इस तरह के जो भी वांटेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं या फिर
पैरोल पर छूटे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं, ऐसे सबकी पहचान की जाए, उनकी लिस्ट निकाली जाए और एक विशेष मुहिम की तौर पे सभी की गिरफ्तारी की फिलहाल कोशिश है। और मुंबई पुलिस ने इसके लिए सभी पुलिस थानों को अलर्ट किया है और सभी पुलिस थाने फिलहाल इस मुहिम में शामिल हैं और कोशिश है कि सभी को सभी गिरफ्तार करके उनको वापस जेल भेजा जाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में फ्री बाइबिल बांटने का कुछ लोगों ने विरोध किया। करीब 20-25 की तादाद में पहुंचे इन लोगों ने बुधवार दोपहर स्टॉल के सामने जमकर नारेबाजी की और फ्री बाइबिल बांटने पर आपत्ति जताई। बवाल के बाद प्रकाशक ने फ्री का ऑफर खत्म कर दिया। फ्री में जो बांटे जा रहे हैं मुझे बताओ। विरोध इन किताबों को लेकर है। न्यू टेस्टामेंट शाम्स को फ्री में बांटा जा रहा था। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ लोग प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 के गिडियन इंटरनेशनल इंडिया के स्टॉल पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। आरोप फ्री में किताब बांटने के जरिए अनुयायी बढ़ाने की मंशा का लगा और हाल कुछ ऐसा दिखा। किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? एक तो फ्री बाइबल बांटी जा रही है। ये सवाल कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वाले भी फ्री में बांट रहे हैं। विरोध का असर यहाँ लगे बैनर पर दिखा। अब फ्री वाला ऑफर ढक दिया गया है। जो किताब अब तक मुफ्त में बंट रही थी अब 40 और 75 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पुलिस में इस घटना की शिकायत तो नहीं की गई, लेकिन एहतियातन स्टॉल के बाहर अब पुलिस बंदोबस्त भी कर दिया गया है ताकि फिर ऐसे हालात न बने। फ्री में दिया जाता है हमारे पास जी, ये डोनेशन से प्रिंट करते हैं और फ्री में हम बांटते हैं। ऑब्जेक्शन आया हमारे पास एनबीटी की तरफ से कि आप ये फ्री में ना दें। आपने उसको कवर कर दिया, फ्री में नहीं दे रहे हैं। हाँ, फ्री में नहीं दे रहे हैं। पुलिस में कोई शिकायत दी आप? शिकायत हमने नहीं की थी, लेकिन मीडिया के थ्रू उनके पास खबर पहुंची। तो क्या हुआ उसके बाद से, क्या बदलाव हुआ है? काफी सपोर्टी है हमारे ACP सब और दिल्ली पुलिस ने मतलब हमारे पास सपोर्ट के लिए 2 कांस्टेबल भी रख दिए, 3 कांस्टेबल रखे हैं। किताबों का काम जोड़ना है, तोड़ना, लड़ाना या लड़ना नहीं। अपनी आस्था में विश्वास के प्रचार का हक सबको है और इस तरह की आपत्ति का जवाब अपने विचार के प्रचार के जरिए ही देना मुनासिब है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। कर्नाटक में 300 एकड़ की एक नई फैक्ट्री में आईफोन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और CM बासवराज बोम्मई ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आईफोन बनाने वाले कंपनी फॉक्सकॉन को बेंगलुरु के बाहरी इलाके में जमीन मुहैया करवाई गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की कंपनी स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में $700 मिलियन के निवेश की योजना बना रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में सेना के त्रिशूल डिवीजन ने क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। इस दौरान सेना के जवानों ने 0 से कम तापमान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और भारतीय सेना ने इन तस्वीरों को ट्वीट कर लिखा है कि हम असंभव को भी संभव कर दिखा देते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। मिस यूनिवर्स रही सुपरस्टार अभिनेत्री सुष्मिता सेन को पड़े दिल के दौरे और इस खबर ने लोगों और फिल्म जगत को हैरान कर दिया। सिनेमा जगत सहित उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर पिता सुबीर सेन के साथ सुष्मिता की तस्वीर के साथ दिल का दौरा पड़ने की खबर से लोग चौंक गए। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डला और सबसे अहम मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। सुष्मिता सेन को 27 फरवरी को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुष्मिता की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके फैंस और तब्बू, पूनम ढिल्लों और सोनल चौहान जैसे उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत बेहतर होने की कामना करते हुए संदेश भेजे। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता ने 1996 में फिल्म दस्तक से अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, मैंने प्यार क्यों किया
और मैं हूं ना जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। अब तक करीब 33 फिल्मों का हिस्सा वो रही हैं। हाल ही में वेब सीरीज आर्या में उनके किरदार को काफी सराहा गया और इसके 2 सीजन में सुष्मिता अब तक काम कर चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।